दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर आपको दो कर्व देखने को मिलेंगे। एक जो कर्व है वो है विदाउट एंजाइम और जो दूसरा कर्व है वो है विथ एंजाइम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के कैसे काम करता है और विथ एंजाइम कैसे काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नोटिस करोगे कि जब आप देखते हो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है। लेकिन यदि हम रिएक्शन में एंजाइम को ऐड करते हैं तो एंजाइम को ऐड करते ही जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें एंजाइम हो या ना हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि बिना एंजाइम के भी रिएक्शन होगा। बस डिफरेंस यही होता है कि अगर हम एंजाइम को ऐड करते हैं उस रिएक्शन में तो जो रिएक्शन की दर है वो बढ़ जाती है और वहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में कैसे काम करता है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में आप नोटिस करोगे कि जब कोई सबस्ट्रेट है अगर उसको प्रोडक्ट में बदलना है तो वहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। लेकिन आप उसी से कंपेयर करोगे जिसमें कि आपने एंजाइम को ऐड नहीं किया हुआ है, जैसा कि आप ग्राफ में ऊपर की ओर देख रहे हैं विदाउट एंजाइम में। तो आप रिएक्शन में अगर एंजाइम ऐड भी नहीं कर रहे हो तो भी वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, परंतु वहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई होगी। और यदि हम एंजाइम ऐड कर देते हैं तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। अब ये जो एंजाइम है यानी कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। यहाँ पर फॉर्मेशन करता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का और आगे चल के जो प्रोडक्ट है वो डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट में और एंजाइम ज्यों का त्यों अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अभिक्रिया के बाद जो एंजाइम होते हैं वे ज्यों के त्यों अलग हो जाते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ग्राफ में कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बीच एक ट्रांजिशनल स्टेट आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से एक जगह पर इंटरेक्ट करता है, यानी कि सबस्ट्रेट से एक जगह पर जुड़ता है और उस जगह को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट इंटरेक्ट ओनली ओवर ए स्मॉल रीजन ऑफ द सरफेस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द एक्टिव साइट। यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम के एक स्मॉल रीजन से अटैच होता है, उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे आपने देखा होगा ताला और चाबी, ठीक है, तो ताले में चाबी कहीं नहीं लगता, कोई एक फिक्स पोजीशन होता है वहीं पर चाबी लगती है, ठीक है, और वही पोजीशन क्या कहलाती है, एक्टिव साइट। इसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट भी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे जब लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप एक्टिव साइट याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक्टिव साइट से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, when the substrate bind to the active site via some combination of intermolecular forces an enzyme substrate complex is formed। तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ता है तो वहाँ पर एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स काम करता है और फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, यानी कि कुछ देर के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं और वही कॉम्बिनेशन कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आपने ताले और चाबी को लगाया तो कुछ देर के लिए आप ताले में चाबी को लगाते हैं, ठीक है, तो वही जो कंडीशन है वही कहलाती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वंस द कॉम्प्लेक्स फॉर्म द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट टेक प्लेस। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो तुरंत ही जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो नीचे की तरफ आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और तुरंत ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है
प्रोडक्ट में और एंजाइम ज्यों का त्यों अलग हो जाता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए क्या मैकेनिज़्म है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ने के लिए, यानी कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, इसके लिए दो मॉडल दिए गए हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल की। तो लॉक एंड की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट थे एमिल फिशर। इन्होंने 1894 में एंजाइम मैकेनिज़्म के लिए एक मॉडल दिया था, जिसे हम लॉक एंड की मॉडल के नाम से जानते हैं। तो जैसे किसी पर्टिकुलर ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, यानी कि ताला उसी चाबी से खुलेगा जिसके लिए वो बना हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह किसी सबस्ट्रेट के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है। आप ये भी कह सकते हो कि जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है, उनके सरफेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। ठीक उसी प्रकार जिस ताले के लिए चाबी बनी है, वही चाबी उस ताले में लगती है। तो जब ताला और चाबी एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अब बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और आगे चलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो लॉक एंड की मॉडल है, इसके कुछ ड्रॉबैक थे, यानी कि कुछ लिमिटेशन है। बोला जाता है कि जो एंजाइम होती है, उनकी जो सरफेस होती है वो रिजिड होती है, यानी कि जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आगे रिसर्च से पता चला कि जो एंजाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये आसानी से सबस्ट्रेट के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो लॉक एंड की मॉडल है वो आगे चल के रिजेक्ट हुआ। तो लॉक एंड की मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की। तो इंड्यूस फिट मॉडल देने वाले साइंटिस्ट थे कोसलैंड। उन्होंने 1963 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो वह इंड्यूस करता है एंजाइम को उसके अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करने के लिए, ताकि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर कहना ये था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, वो 3D फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज करता है। तो आपको बता दें कि इस मॉडल को हम ए हैंड इन ए ग्लव मॉडल भी कहते हैं। जैसा कि हम ग्लव में जब हाथ डालते हैं तो ग्लव क्या होता है, हमारे हाथ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, तो इसलिए बोला जाता है ए हैंड इन ए ग्लव मॉडल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है जब एंजाइम से जुड़ता है तो एंजाइम को इंड्यूस करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, तो एंजाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये था इंड्यूस फिट मॉडल। तो इसी के साथ साथ मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।